सभी दोस्तों का नमस्कार। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार। स्वागत करता हूं कल फिर से एक बार। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज का हम बड़ा बेहतरीन चैप्टर गजब का चैप्टर लेके आए हैं हम आपके सामने। इसका वन शॉट वीडियो भाई साहब, वन शॉट वीडियो इतने धड़ल्ले से चल रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता बस। और ये जो वन शॉट वीडियो हमारा किसके ऊपर बेटा, मनी एंड क्रेडिट। देखो जी, इसके अंदर हम लोग वो चीज़ सीखेंगे जो आपकी सोच से कहीं ज़्यादा परे होगा। और मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना, बोलो क्या कि सर हम इसके अंदर सीखेंगे कि किस प्रकार से हमारे इंडिया के अंदर जो है मनी और क्रेडिट का जो सर्कुलेशन चल रहा है ना भाई। और मज़ा आएगा आपको, वैसा मज़ा आएगा, पक्की बात है, गारंटी का बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा, हम लोग ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे फालतू की बकवास में। हम लोग ना जब चैप्टर्स की जो मेन थीम है पढ़ेंगे, उसी के अंदर मैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल सब कुछ चीज़ें क्या कर दूँगा, क्लियर कर दूंगा। लेकिन तब तक के लिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरे साथ रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहिए कैलविन। मैं हूँ आपका अपना कुलदीप कुमार, ठीक है। चलो आ जाओ, लीजिए शुरुआत करते हैं। लीजिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है। पहला कहता है भाई मनी एज क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जी हाँ, मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सर मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब हो गया, आप लोग जानते ही होंगे, पिछले हमारे 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले हमारे यहाँ पर क्या चलता था, एक बार्टर सिस्टम था। पढ़ो क्या? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को हम सर जी क्या बोलते हैं? जी हाँ, वस्तु विनिमय प्रणाली। हिंदी में हमसे क्या बोलते हैं जी? वस्तु, जी हाँ, विनिमय, जी हाँ, डेट इज कॉल्ड प्रणाली, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी गुरुजी? वस्तु विनिमय जो प्रणाली थी, इसका बेसिक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था कि वस्तु के बदले वस्तु ले और वस्तु के बदले वस्तु दे। जी हाँ, लेकिन सर इसकी कुछ कमियां भी थी, बहुत खामियां भी थी। पूछो कैसे? भाई खामियां इसकी ऐसे ऐसी थी गुरुजी, आप सोच ही सकते हो। खामियां के अंदर सर जो पिटारा था वो बहुत बड़ा था। चलो जी आ जाओ, पहले समझ लेते हैं कि भाई मनी को हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में कैसे लेके आए हैं, ठीक है, और क्यों लेके आए हैं। ध्यान सुनना, क्या रखा है? एन इंटरमीडियरी इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू फैसिलिटेट द सेल ऑफ परचेज और सेल और क्या परचेज ऑफ गुड्स बिटवीन द बायर एंड द सेलर। सच कर जाते हैं एक इंटरमीडिएट, ये मध्यवर्ती के रूप में। जी हाँ, मनी जो है क्या हुआ बेटा? जी हाँ, मनी को अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अंडरलाइन करके, ये मध्यवर्ती, यानी मध्यवर्ती का मतलब सर क्या हुआ? बिचौलिए के रूप में यूज करा गया है। किन दो लोगों के बीच में? सेलर एंड परचेजर के बीच में। अच्छा, खास बात क्या थी सर? खास बात ये थी कि अगर हम बात करें हमारे ओल्डन डेज की बात कर लें, तो बोथ द पार्टी एग्रीड टू सेल इन क्या? बाय ईच अदर गुड्स। अगर पिछले समय की अगर हम बात करें, पिछले दशकों की बात करें, तो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बोलो क्या? मान लीजिए मिस्टर ए है, इसको हम ऐसे समझेंगे, हमारे पास मिस्टर ए है, हमारे पास कौन है? मिस्टर बी है। अब मिस्टर ए कुछ और कह रहा है, मिस्टर बी कुछ और कह रहा है। मिस्टर ए के पास मेरे बच्चे एक बकरी है, क्या बेटा? एक बकरी है। और इसके पास क्या बेटा? एक भैंस है, ठीक है। क्या बेटा? भैंस है। लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे, मिस्टर ए चाहते हैं कि सर वो अपनी बकरी के बदले क्या लेना चाहते हैं? भैंस को लेना चाहते हैं, के बदले। क्या? के बदले। लेकिन बड़े ध्यान सुनना, मिस्टर बी सर भैंस के बदले घोड़ा चाहते हैं। जी हाँ, क्या चाहते हैं बेटा? भैंस के बदले क्या चाहते हैं? घोड़ा चाहते हैं। तो मेरी बातों को बड़े ध्यान सुनना, भैंस के बदले अगर घोड़ा चाहते हैं तो भाई साहब एक बात सुन लो कि यहाँ पर इन दोनों का सर क्या? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन, दैट इज कॉल्ड यहाँ पे क्या बेटा? लैक ऑफ। सुनना ध्यान से, लैक ऑफ क्या है? डबल। जी हाँ, डबल क्या है बेटा? कोइंसिडेंस को, जी हाँ, इंसिडेंस ऑफ क्या गया? वांट, ठीक है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब क्या हो गया सर? यहाँ पर एक बात समझ में आई कि मिस्टर ए तो खरीदना चाहते हैं और अपनी बकरी को बेचना भी चाहते हैं, परंतु मिस्टर बी अपनी भैंस को बेचना तो चाहते हैं, परंतु मिस्टर ए को नहीं बेचना चाहते। वो चाहते हैं कि मैं एक ऐसे इंसान को बेचूं जिसके पास मुझे क्या मिल जाए? हॉर्स, यानी कि घोड़ा मिल जाए। उससे हमें क्या मिल जाए? घोड़ा मिल जाए। तो भाई साहब एक बात, आप मिस्टर बी अब क्या करेगा? क्या मिस्टर ए को बेचेगा? नहीं बेचेगा। वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी खामी यही थी कि दोनों तरफ से पक्षों का एक एग्री होना जरूरी था। दोनों तरफ से क्या था? दोहरा संयोग। हिंदी में हम क्या बोलते हैं बेटा? दोहरा संयोग। यानी कि दोनों तरफ से क्या चाहिए था? सहयोग चाहिए था खरीदने और बेचने के लिए। अगर दोनों तरफ से सहयोग नहीं मिलेगा तो मेरे भाई सर जी खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। क्या बात क्लियर है? क्लियर है। तो एक बात तो ध्यान रखो सर, सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये होगी। दूसरी प्रॉब्लम हैशटैग करके क्या होगा जी? सर क्या? इक्वल वैल्यू, दैट इज लैक ऑफ इक्वल वैल्यू। यहाँ पर इक्वल वैल्यू प्रॉब्लम आ गई। क्या बकरी और भैंस की जो वैल्यू है क्या इक्वल है? नहीं है ना, नहीं है ना। हाँ, यही वजह थी कि लोग बागों ने सर इस बार्टर सिस्टम को जो चेंज करा, किससे चेंज करा? हमारे मनी से चेंज करा। आप लोगों ने शायद गांव में देखा होगा, मैंने तो गांव में बहुत किया, कि हमारे पास एक आइसक्रीम वाला था। हम लोग इतने मुट्ठी गेहूँ या फिर एक कटोरी गेहूँ भर के ले आते थे और उस एक कटोरी गेहूँ के बदले हमें आइसक्रीम देता था, गोले वाली, दूध वाली, है ना। पीपल के पत्ते बर्फ देता था, देख लो। तो भाई साहब सीन ये था, सीन सबसे बड़ा सिंपल था कि इसी को हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। तो यहाँ पर सर क्या हुआ? बार्टर सिस्टम में कमियाँ मिली, तभी जब कमी आई तो इसीलिए इन कमियों को दूर करने के लिए
टू अवॉइड दिस, जी हाँ, टू क्या बच्चे हम लिखेंगे यहाँ पे टू अवॉइड दिस फॉल्ट, टू अवॉइड क्या वर्ड है दिस फॉल्ट, जी हाँ, वी इंट्रोड्यूस क्या वी क्या इंट्रोड्यूस क्या मनी, वी इंट्रोड्यूस मेरे बच्चे क्या एज इंट्रोड्यूस मनी, ठीक है, मनी एज बोलो क्या यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, मीडियम ऑफ मतलब क्या यहाँ पे एक्सचेंज आ गया, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में हम इसको यूज़ करेंगे ही करेंगे। क्या बात क्लियर है? हाँ यही बात है, यहाँ गुरु जी यही बात है। तो बच्चे हमें ये बात समझ में आ गई कि सर हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। हमने क्या काम करा, अब बकरी की वैल्यू सर कितनी है 40 की मान लो, है ना, आज की डेट में 40 की बकरी वैल्यू। भैंस की वैल्यू कितनी हो सर जी, भैंस हमारे बच्चे 1 से लेके जी हाँ 2 लाख तक की क्या हुई भैंस हो गई। तो अब कहीं ना कहीं हम लोगों को समस्या नहीं है, हम लोग समझते नहीं, हम 40 बकरी को देते हैं और 40,000 रुपये ले लेते हैं। उस 40,000 से हम चाहें तो घोड़ा खरीदें, गाड़ी खरीदें, चाहे गधा खरीदें, ये हमारी मर्जी होगी। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ने चीज़ों को बहुत क्या कर दिया, स्मूथ कर दिया, ईजी कर दिया, ठीक है जी। चलिए अब आगे सुनो से नई बात बोलिए हमारे से, सर हेयर द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जी यहाँ पे क्या दोहरा गौन जी, दोहरी समस्या, दोहरा संयोग की समस्या आ गई, जो कि इंपॉर्टेंट फीचर है। बिकॉज द गुड्स आर डायरेक्टली क्या आएगा, एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ करेंसी। उस समय में हमारे पास करेंसी नहीं थी और गुड्स क्या होते हैं, सीधे सीधे एक्सचेंज हो रहे थे। तो जो गुड्स सीधे सीधे एक्सचेंज हो रहे थे उनके साथ समस्या किसकी आ रही थी, दोहरे की सहयोग की समस्या आ रही थी। मतलब एक पार्टी चाहती दूसरी पार्टी खरीदना नहीं चाहती, तो ऐसे केस में क्या होगा, एक्सचेंज नहीं होगा। अच्छा फिर बाद में हम लोगों ने सर क्या करा, बाद में हम लोगों ने मेटेलिक कॉइन्स को ईजाद करा, वो गोल्ड के रहे, सिल्वर के रहे, कॉपर के, है ना। जैसे जैसे राजा बदलते गए, मजबूत राजा ने गोल्ड लेके आया, कमजोर राजा कॉपर लेके आया, और उससे भी कमजोर राजा क्या लेके आया मेरे बच्चे, लोहा लेके आ गया, कोई कांच लेके आ गया, कोई मेरे बच्चे क्या लेके आया, हमारा वो लेके आया बोलते हैं चमड़े के सिक्के भी आए, हाँ जी चमड़े के सिक्के भी आए थे, जाना नाम, ठीक है। चलो जी क्या कहते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स, अगर हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करें तो मनी फंक्शन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी जो कि किसकी तरह काम कर रहा है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम कर रहा है। अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन एक्सचेंज इट फॉर द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विस इन द मार्केट। और एक इंसान इस मनी से अपनी किसी भी मनचाही वस्तु खरीद सकता है बिना किसी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वाट के लिए, बिना किसी चीज़ को सोचे समझे, बस उसको उस वैल्यू के बराबर पैसा पे करना होगा। तो दैट इज कॉल्ड का मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है बड़े भैया। और भाई साहब महाकाल के नाम पे दबा के लाइक शेयर ठोको, ठीक है, मुझे मालूम है आपको लाइक शेयर तो मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी ठोको, फिर भी ठोको। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ नेक्स्ट, आगे कहता है हमारे से, लीजिए ऐसी एग्जाम्पल लेके चलूंगा, ध्यान रखना। कहता है बच्चा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। अब देखो इस समय हमारा जो ये ज़माना है मॉडर्न है, हमारे इस मॉडर्न ज़माने के अंदर अगर हम बात करें तो सर हमारे पास क्या है, करेंसी आ गई है, कॉइन्स आ गए मेरे बच्चे, विच आर ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा क्या है मोहर मार के ठप्पा करके साइन दिए गए और लीगल अथॉरिटी दी गई। हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने डीमोनेटाइजेशन करा था 2016 के अंदर सर, नोटबंदी कर दी। जब उन्होंने नोटबंदी कर दी तो नोटबंदी में क्या सीन क्रिएट हुआ सर, नोटबंदी में सीन तो क्रिएट हुआ कि कहीं ना कहीं जिन लोगों के पास जो पुराने नोट थे 500 और 1000 के, उनको रद्द कर दिया गया। फिर उन्होंने नए नोटों को लॉन्च करा। इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य ये था कि लोगों ने घरों में कैश बहुत दबा कर रखा है, लोगों ने उस कैश का ब्यौरा नहीं दिया, लोगों ने उस इनकम पर टैक्स नहीं दिया। तो भाई साहब नोटबंदी करके क्या मिल गया, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो उसका ही नुकसान हुआ, जनरल पब्लिक को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा, जनरल पब्लिक को यहाँ से वहाँ घूमना पड़ा, ठीक है, लोगों के हाथ जोड़ने पड़े कि हाँ भाई साहब हमारा पैसा एक्सचेंज कर लो, ठीक है। लेकिन सर इस बात की अथॉरिटी किसके पास है कि जो नोट इशू करेगा, सर इस बात की अथॉरिटी हमारे देश का बैंक, दैट इज कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये आरबीआई, जी हाँ सुनो ध्यान से है, आरबीआई जो मेरे बच्चे वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जी हाँ सेंट्रल, हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक कौन है ना हमारे इंडिया का, अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है तो आप क्या बोलेंगे, सर हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। और आरबीआई एक फ्री इंस्टीट्यूशन है, ठीक है बेटा, फ्री इंस्टीट्यूशन, जी हाँ, ये एक ऐसा संस्थान है मेरे बच्चे जो कि किसी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता, ये एक इंडिपेंडेंट संस्थान है, इसके ऊपर मोदी भी नहीं चला सकता अपनी, आरबीआई चाहेगा तो जो अपने अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। लेकिन मोदी के पास क्या पावर थी, नोटों को बदलने की पावर थी, तो उन्होंने बदला। अब उन्होंने क्या रखा है, आरबीआई इशू करता है नोट किसके ब्याप पे, गवर्नमेंट के ब्याप पे। द लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ करेंसी, और जो लॉ है वो इस बात को लीगलाइज करता है कि जो करेंसी आपको दी गई है आप उसका यूज़ कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए, चाहे कहीं भी। और अगर कोई भी उस पैसे को लेने से मना करेगा तो आप बाकायदा केस ठोक सकते हो। अगर मान लीजिए आप दिल्ली से शिमला गए हो और शिमला में कोई पैसा लेने से मना कर रहा है पेमेंट के लिए, कह रहा नहीं मैं तो गोल्ड ही लूँगा, तो भाई साहब उसके चांटे चांटे मारो, चांटे ही चांटे मारो, अगर नहीं करता केस ठोको, ठीक है ना। चलो जी ना नेक्स्ट अगला, अब बात करते हैं
डिपॉजिट विद बैंक। सर डिपॉजिट विद बैंक का मतलब क्या है? जमाएं। हिंदी में हम इसको बोलते हैं जमाएं। जी हाँ, दैट इज कॉल्ड ऐसे नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड जमाएं। इसमें बोलते हो जमाए, क्या है, क्या बोलते हो? जमाए कहता है। जमाए किसके साथ? बैंक के साथ जमाए। समझो बड़ा ध्यान से, क्या कहता है इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कैश डिपॉजिट। क्या बोलते हैं बच्चे? कैश डिपॉजिट। सम पीपल में होल्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विद बैंक्स एज डिपॉजिट आफ्टर द मीटिंग द डे टू डे एक्सपेंसेस। देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ अमाउंट पर डे जमा करते हैं, कुछ लोग मंथली जमा करते हैं, कुछ लोग ईयरली जमा करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, देखते कि भैया उसने पर डे, मान लो रिक्शे वाला एक रिक्शे वाला जो है पर डे कमाता है 800 रुपये। उसको मालूम है दिन का जो खर्चा उसका बैटरी का और खाने पीने का मिला के कितने रुपये होता है? 300 रुपये होता है। तो उसको मालूम है कि पर डे 500 रुपये जमा करेगा ही करेगा, यानी कि बचा लेगा। तो वो क्या करता है, एक दिन कमाता है, अगले दिन उसको जाकर जमा कर देता है। तो यहाँ पे यही तो कॉन्सेप्ट है कि कैश डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि एक इंसान ये वो पैसा जमा करता है जो कि उसका पर्टिकुलर डे टू डे एक्सपेंस हो जाने के बाद जो अमाउंट बचता है उसको कहाँ जमा करता है? बैंक में जमा करता है। कहाँ जमा करता है? बैंक में। द बैंकर्स एक्सेप्ट उस पर्सन की डिपॉजिट को, यानी उस पर्सन की जमा को एक्सेप्ट करता है, अपने पास रखता है और पे एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। यानी बैंक, देखो बैंक तुम्हारे से पैसा ले रहा है और बैंक तुम्हारे पैसे के ऊपर तुम्हें ब्याज भी दे रहा है। यार कितना बढ़िया इंसान है, मतलब तुम्हारे पैसे को सुरक्षित रख रहा है, साथ साथ तुम्हें ब्याज भी दे रहा है। क्या बैंक इतना पागल है? नहीं नहीं, अभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। समझ रहे हो? सुनो ना, अभी कॉन्सेप्ट खुलेगा, अभी पत्ते सारे खुलने वाले हैं। कहाँ समझो कैसे सर? लेकिन एक बात सुनना, ये जो डिपॉजिट होती है बैंक के अंदर, जिस बंदे ने जमा करी है वो कभी भी इन डिपॉजिट को विड्रॉ कर सकता है। इसीलिए इनको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। हिंदी में कहते हैं बेटा मांग जमाए। क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज कॉल्ड मांग जमाए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्या? मांग, जी हाँ, जमाए। क्या बात सुनाई? मांग जमाए। क्लियर है? अगला क्या बोलता है? चेक्स। अ बैंक अकाउंट होल्डर कैन मेक पेमेंट थ्रू अ चेक। सुना बहुत ध्यान से, अ बैंक अकाउंट होल्डर कैन मेक पेमेंट थ्रू द चेक। ठीक है, अ स्पेसिफिक अमाउंट इंस्टेड ऑफ कैश। देखो कभी कभी क्या होता है, बड़े ध्यान सुनना भाई, आपको 2 करोड़ कैश करना है बहुत, क्योंकि देखो पहले के ज़माने में क्या था, चेक का सिस्टम नहीं चला था जल्दी, लेकिन बाद में चेक भी आने लगे, बहुत ट्रेंडिंग में आने लग गया। ट्रेंडिंग में क्यों आने लगे? क्योंकि देखो अगर मान लीजिए मेरा बैंक कैनरा बैंक है, सामने वाले का बैंक क्या है? SBI बैंक है। अब मुझे उस सामने वाले एक पार्टी है उसको 5 लाख रुपए देने हैं, लेकिन अगर मैं 5 लाख रुपए अपने बैंक से निकाल कर या फिर अपने गले से निकाल कर उसके घर तक जाऊंगा तो शायद मुझे रास्ते में कोई लूट ले, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? चेक इंट्रोड्यूस हुआ। चेक में आप 5 लाख भरो, 50 लाख भरो या 50 करोड़ रुपए भरो, चाहे 1000 करोड़ रुपए भरो, कोई समस्या नहीं है। उसके अंदर क्या सीन होता है? उसके अंदर बहुत सिंपल सीन होता है कि चेक जिसके नाम पे काटोगे उसी का अकाउंट में जाएगा और उसी का अकाउंट नंबर मिल जाएगा। तो सर चेक तो सर क्या हुआ, कैरी करना और भी आसान हो गया। डेट इज कॉल्ड ऑलमोस्ट लगा लो पेपरलेस करेंसी भी है, लेकिन हाँ पेपर तो खैर इसमें भी शामिल होता है, पर पेपरलेस करेंसी को हम डिजिटल करेंसी कहते हैं। ध्यान रखना, ठीक है ध्यान रखना। चलो जी ना, नेक्स्ट अगला आप देखो, डिपॉजिट बैंक में एक बंदा कौन होता है? डिपॉजिटर होता है सर, एक कौन होता है? बोरोवर होता है। अब देखो बैंक वाला इन दोनों के साथ खेल खेलता है, बड़े प्यार समझना। बैंक वाला सामने वाले से, यानी कि जो बंदा जमा कर रहा है उससे पैसा लेता है, उसकी पैसे को जमा करेगा और जिसने पैसा जमा करा उसके ऊपर उसे ब्याज देगा। साथ ही साथ उसे इस बात का भी अधिकार कर देता है बैंक कि भाई साहब टेंशन मत लो, जब भी आपका दिल करे आप पैसा क्या करें? विड्रॉ करें। ठीक है ना। अब है बोरोवर सर क्या होता है? बोरोवर होता है जो बैंक से लोन लेता है। वो क्या कहता है, लोग इससे लोन लेते हैं, किससे? बैंक से लेते हैं, तो बैंक उनको लोन देता है और साथ ही साथ ये जो बोरोवर होता है क्या करता है? विद इंटरेस्ट अपने लोन को पे करेगा। एक बात बताओ, अगर बैंक ने आपको 10 लाख रुपए दिए, बैंक ने आपको 20 लाख रुपए दिए, तो बैंक आपको फ्री में देगा? हाँ, सुनना बहुत ध्यान से, यही सीन क्रिएट होता है कि जो बंदा डिपॉजिट करता है, बैंक क्या खेल खेलता है, बड़े ध्यान सुनना, जो बंदा डिपॉजिट करता है सर उसको देता है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलता है? लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। जी हाँ, हेड स्कूल क्या यहाँ पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। ठीक है, साथ साथ मेरे बच्चे क्या था, जो बंदा लैंड यानी कि बोरो करता है, दैट इज कॉल्ड क्या बच्चे? बोरोवर। तो भाई उसके संग सीन क्या होता है सर? उसके संग सीन होता है इससे वो रिसीव करता है, दैट इज कॉल्ड क्या? रिकवर। ध्यान, दैट इज कॉल्ड क्या बेटा? रिकवर। क्या है? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या पे? हाई, जी हाँ, क्या बोलो? हाई क्या? इंटरेस्ट। हाई इंटरेस्ट से वसूल करता है। क्लियर नहीं क्लियर है? यहाँ पे क्या? लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर क्या? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है भाई? ध्यान रखना। और अब ध्यान सुनो, बैंक की मेन इनकम क्या होती है सर? मेन सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज कॉल्ड क्या? यहाँ पे आएगा मेन। जी हाँ, सुनो ध्यान से, मेन क्या है बच्चे? सोर्स ऑफ क्या आएगा? इनकम ऑफ क्या आएगा? बैंक। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है, ध्यान सुनो। क्या कि गुरुजी सिंपल है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट।
जी हाँ, इंटरेस्ट मेरे बच्चे क्या आएगा, रिसीव्ड फ्रॉम क्या आएगा, बोरोवर, जो बैंक ने पैसा उधार दिया उस पर जो ब्याज मिला वो, माइनस इंटरेस्ट मेरे बच्चे बोलते क्या बता, पेड टू क्या आएगा, डिपॉजिटर, और जो इसने इंटरेस्ट क्या करा बेटा, पे करा किसको, डिपॉजिटर को। ये गणित है गुरुजी, क्या है, गणित है, बड़े समझ में आ रही है, समझ रही है। यानी कि बैंक की मेन इनकम क्या है कि जितना उसने ब्याज डिपॉजिटर को दिया उसमें से आप क्या माइनस कर दो, या सॉरी जितना ब्याज बैंक ने किससे लिया, लोन लेने वाले से लिया, उसमें से क्या माइनस कर देंगे आप, जितना आपने ब्याज क्या दिया, डिपॉजिट करने वाले को दिया, समझे। यानी मान लीजिए 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए पे इसको तो 2,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन इससे हम कितना रुपये ले रहे हैं, 8,000 रुपये ले रहे हैं, तो बैंक की इनकम कितनी होगी गुरुजी, 6,000 रुपये होगी। ये तो हुआ हज़ारों में, लेकिन बैंक इसमें क्या कमाता है, करोड़ों में कमाता है। किसमें कमाता है बेटा, करोड़ों में। हाँ, बैंक इसमें कहता है करोड़ों में कमाता है। अगर बैंक 2,000 करोड़ का इंटरेस्ट देता है, बैंक कम से कम 8,000 करोड़ का इंटरेस्ट वसूल भी लेता है। समझो बात को, समझे, यही बैंक की मेन इनकम होती है। ठीक है, चलो जी अब आ जाओ, चलो जी ना नेक्स्ट अगला। हाँ, अब बैंक लोन, तो लोग देखो सिस्टम बड़े ध्यान से ना, ये बैंक है, ये इसके पास पैसा रखा है, ये बहुत मोटा मोटा पैसा रखा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ध्यान सुनो क्या समझाता है गुरुजी। कहता है बैंक मेंटेन ओनली अ सर्टेन पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट एज कैश विद देम। ठीक है, अब आ जाओ इसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं, सुनो ध्यान से मेरे बच्चे। एक होता है स्टैचुरी मेरे बच्चे, क्या कहा पे, स्टैचुरी लिक्विडिटी, ठीक है, इसको क्या, लिक्विडिटी रेशो, जिसको हम लोग जेन्युइन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, SLR। और मेरे बच्चे ये अभी करंट में फिलहाल कितना परसेंट है, 18% है। कितना है, 18%। इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, मैं समझा इसका बेसिक मीनिंग था कि बैंक, सुना, बैंक मस्ट हैव होल्ड क्या है बेटा, सर्टेन अमाउंट ऑफ डिपॉजिटर ऑफ मेरे बच्चे क्या यहाँ पे, डिपॉजिटर इन क्या आएगा, बैंक। उसको बैंक में कुछ परसेंटेज रखना पड़ता है, सर्टेन परसेंटेज। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपये जमा हुए, मान लीजिए क्या बेटा 100 रुपये जमा हुए हैं, तो 100 रुपये में से 18% तो बैंक को खुद रिटेन करने पड़ेंगे। जी हाँ, रिटेन इन बैंक, तो बैंक को रिटेन करने पड़ेंगे। अच्छा, इसी प्रकार से जैसे SLR का मतलब क्या हो गया, SLR का मतलब हो गया कि कुछ सर्टेन परसेंटेज का अमाउंट बैंक को अपने पास रिटेन करना पड़ता है, ताकि अगर मान लीजिए कोई भी ग्राहक कल को अपना पैसा मांगना है तो हम उसको पैसा उसको दे पाएँ। ठीक है, अगर मान लीजिए ज़्यादा पैसा मांगना है तो फिर तो एक आपने शायद पिक्चर में कहानी देखी होगी कि सर इतना कैश हमारे पास तो ब्रांच में नहीं है, हमें हेड ऑफिस से मंगवाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 2 लाख 10 लाख की बात है तो वही बैंक दे देता है, 2 लाख 10 लाख 50 लाख तक दे, 50 लाख नहीं मतलब 30-40 लाख 10 लाख 15 लाख तो दे देता है पर डे में। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बंदा 50 लाख का जाए, 1 करोड़ का जाए, फिर तो भैया बैंक क्या करता है, मंगवाता है बाहर से। ठीक है, अच्छा, तो ये बैंक अपने पास रखता है। यहाँ पर एक नया पॉइंट और ऐड होता है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड CRR में बच्चे क्या था, डेट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। इसको हम CRR कहते हैं, कैश रिजर्व को क्या है, रेशियो। तो भाई साहब कैश रिजर्व रेशियो बेटा क्या होता है सर, ये अभी तो फिलहाल मेरे ख्याल से 4.8% है या फिर 4.5%, कुछ ऐसे ही है। ठीक है, 4.8% है। इसका जो यूज़ है वो बहुत सिंपल यूज़ है, डेट इज कॉल्ड रिजर्व विद RBI। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, डेट इज कॉल्ड क्या, रिजर्व विद, मेरे बच्चे बोलो क्या यहाँ पे, RBI। मतलब हम लोग ये जो रिजर्व है किसके संग रखते हैं, RBI के साथ रखते हैं। बात क्लियर है, नहीं क्लियर है? मतलब गुरु जी हो गया कि बैंक को RBI इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई तेरे को अपनी टोटल डिपॉजिट का 4.8% मेरे पास रखना पड़ेगा या फिर मेरे साथ रखना पड़ेगा। बोलो क्यों, ताकि बुरे समय के लिए, फॉर एमरजेंसी, फॉर बोलो क्या यहाँ पे, एमरजेंसी के लिए। क्योंकि सर सारा पैसा अगर मान लीजिए 18% उसने रखा कहाँ पर, अपने पास रिटेन कर दिया, किसके लिए, कस्टमर के लिए, और बाकी सारा पैसा लैंडिंग कर दिया, तो सर ऑब्वियस सी बात है जो बिजनेस की ऑपरेटिंग, तो जो बैंक के लिए सर किसके लिए होगा ये, टू ऑपरेट क्या आएगा, बैंक रिस्क, टू ऑपरेट क्या आएगा बेटा, बैंक रिस्क। तो बैंक के रिस्क को ऑपरेट करने के लिए अगर मान लीजिए बाई चांस बैंक के ऊपर कोई परेशानी आ जाए, कोई परिस्थिति आ गई कि बैंक के पास पैसा नहीं है, तो उस परिस्थिति में RBI हेल्प करेगा किससे, इस CRR से। ठीक है बच्चा, समझ में आई बात। CRR क्या होता है और कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, तो वो इसी तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कि बैंक को कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट अपने पास रखना पड़ता है और बाकी पैसा क्या करता है, वो मार्केट में लैंडिंग कर देता है, उधारी देता है। और जो डिपॉजिट होता है उस डिपॉजिट पे देता है कम इंटरेस्ट, और जो लैंडिंग होता है उस पर क्या लेता है वो ज़्यादा इंटरेस्ट।
तो लैंडिंग माइनस का डिपॉजिट, यानी कि जो पैसा उसको प्राप्त हुआ, यानी कि जो इंटरेस्ट उसको किससे प्राप्त हुआ, लैंडिंग से प्राप्त हुआ, माइनस क्या कर देंगे, जो इंटरेस्ट उसने किसको दिया, डिपॉजिटर को दिया। तो सर इनका जो डिफरेंस होगा इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ क्या बिजनेस, दैट इज कॉल्ड क्या, मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ क्या बिजनेस। क्या बात समझ आ रही है, बोलो महाकाल के नाम पर बोलो। सब बच्चों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही तो बताओ, समझा देंगे हम। नहीं आ रही तो बताओ, हम समझा देंगे। अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी हो बेटा कमेंट कर देना, या फिर 965888 पर कॉल मैसेज करना, बोलना कि पांडा सर से बात करा दो, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा, क्योंकि मैं हूं कुलदीप कुमार परवैसिक पांडा, यूनिवर्सल पांडा। जी हाँ, चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट, अब अगला क्या कहता है गुरु जी, लो जी सर नेक्स्ट, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब आप हम लोग सभी जानते हैं उधारी होता है। क्या होता है बच्चे, उधारी होता है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना, शायद तुम्हें मजा भी आएगा। सर जी उधारी होता क्या है, बड़े प्यार सुनो, उधारी क्या होता है। सर उधारी का बेसिक मीनिंग दिया गया यहाँ पे, डेफिनेशन को पढ़ेंगे एक बार, मैं अपने शब्दों में भी समझाऊंगा, लेकिन डेफिनेशन को देखेंगे, क्योंकि सर आपको पेपर में लिखना तो यही है। क्या क्या, क्रेडिट, बहुत ध्यान सुनना। क्रेडिट रेफर टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द क्या बोरोवर विद द मनी, गुड्स और सर्विस इन रिटर्न ऑफ द क्या, प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर रीपेमेंट। एक बात सुनो, मान लीजिए कोई इंसान है, मान लीजिए मिस्टर राम है, बड़े ध्यान सुनना, मैं आपको छोटी सी बात कहूँगा। मिस्टर राम है, अब मिस्टर राम जो हैं ये किससे डील करते हैं, मिस्टर श्याम से डील करते हैं। बड़े ध्यान सुनना, मिस्टर श्याम एक प्रोड्यूसर हैं, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को, मिस्टर श्याम क्या बेटा, एक प्रोड्यूसर हैं, और मिस्टर राम मेरे बच्चे कौन है बेटा, एक रिटेलर, यानी कि रिटेल बिजनेस करते हैं। ठीक है, मिस्टर राम जो है इससे शूज़ परचेज करते हैं, क्या कहते हैं, शूज़ परचेज करते हैं। ठीक है, और इसको प्रॉमिस करते हैं मेरे बच्चे, इसको क्या करते हैं बेटा, प्रॉमिस करते हैं कि सर मैं आपका जो पेमेंट है 1 मंथ के आफ्टर पेड कर दूंगा, 1 मंथ का आफ्टर पेड, ये प्रॉमिस करते हैं। तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम से 1 महीने के क्रेडिट पे क्या खरीदा, माल खरीदा। आई रिपीट माय डियर, मिस्टर श्याम ने मिस्टर राम से 1 महीने के क्रेडिट पे क्या खरीदा, माल खरीदा, और साथ ही साथ इस बात का बोल दिया कि आप टेंशन मत लो, आपको 1 महीने बाद मैं पैसा दूंगा ही दूंगा। तो इस केस में मिस्टर राम ने क्या करा, जी हाँ सर मिस्टर श्याम ने क्या करा, जी हाँ मिस्टर श्याम ने को क्या कर दिया मेरे बच्चे, माल दे दिया उधारी में, और सर इसने क्या करा बेटा, बिना किसी पेमेंट के माल खरीद लिया। तो इस ट्रांजेक्शन को क्या बोलेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलेंगे। तो ये वाली बात तो बोल रहा है कि भैया बंदे ने गुड्स और सर्विस तो रिसीव कर लिया, बाद में बोलते कि भाई हम तुम्हें पैसा कब दे देंगे, फ्यूचर में पेड कर देंगे। जनरली फार्मर, ये काम जो हम करते हैं जनरली फार्मर करते हैं। जब भी मानसून स्टार्ट होता है, जब भी फसल की बुआई स्टार्ट होती है, तो लोग क्या काम करते हैं कि जो भी हमारे कौन होते हैं, बैंक्स होते हैं, उनसे लोन ले लेते हैं, और लोन लेने के बाद क्या करते हैं, फसल को उगाते हैं। अगर फसल अच्छी होती है तो बैंक का भी पैसा टाइम पर चुका देते हैं, कर्जा भी चुका देते हैं और प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इन केस क्या होता है, मान लीजिए इन केस अगर बाई चांस ज़मीन के अंदर फसल अच्छी नहीं हुई, बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, फसल बर्बाद हो गई, तो बैंक को तो अपना पैसा चाहिए। बैंक तो कहेगा भाई साहब मैं क्या करूं, मुझे तो पैसा दो। तो इस केस के अंदर वो क्या करेगा, जो भी किसान ने अपनी कोई ज़मीन को गिरवी रखा है, ठीक है, गिरवी रखा है, उसको क्या करता है, वो बेच देगा और उससे पैसे की वसूली कर लेगा। तो जिस चीज़ को वो गिरवी रखता है उसको बोलते हैं कोलेटरल। क्या बोलते हैं बेटा, कोलेटरल। कोलेटरल क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड असेट्स। assets which is मेरे बच्चे क्या यूज टू बोलो क्या टेक क्या आएगा, लोन, टू टेक क्या आएगा, लोन। ठीक है, चलिए ठीक है, आप ध्यान सुनो मेरी बात को, क्या कहता है भाई साहब, सिंपल सी बात है। आप देखो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट अगला, अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट, बड़े ध्यान सुनना, बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं उस चीज़ को, क्योंकि तो चैप्टर बहुत छोटा है, जल्दी से जल्दी दी एंड कर देंगे इसको। ठीक है, टेंशन लेने वाली बात कुछ भी नहीं है, घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है। उनने क्या रखा हमारे से, द लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज दैट बोरोवर नीड्स टू पे द इंटरेस्ट। जी हाँ, यहाँ पर एक बात करी गई, जी हाँ किसकी बात करी गई है सर, यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है, वहाँ पे रखा, वहाँ पे स्कूटी की वजह, ठीक है। तो ध्यान सुनो, यहाँ पर बात करी गई किसकी, यहाँ पे बात करी गई है कि गुरुजी टर्म्स ऑफ क्रेडिट, मतलब हम क्या शर्तें होंगी अगर आपको उधार लें तो क्या शर्तें होंगी। पहली शर्त तो ये होगी भाई साहब क्या, कि गुरुजी यहाँ पर आपको पैसा पे करना पड़ेगा विद द इंटरेस्ट। क्या पे करना पड़ेगा, विद द इंटरेस्ट। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपने लोन लेना है तो कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा, चाहे वाले अपने आप को गिरवी रख दो, होता नहीं होता, जैसे मान लो किसी के पास घर है तो घर गिरवी रख दिया, और अगर घर नहीं तो पर्सनल लोन की फैसिलिटी दे दी। पहले क्या था, लोग अपनी संपत्ति को, गोल्ड को, ठीक है ना, बंदे कहावत देते ना, जर जमीन जोरू, कुछ तो दे भाई। अब जोरू तो कोई देगा नहीं, सारी सी बात है,
है ना, जर मुझे मालूम नहीं है, बता क्या, ज़मीन बची, तो जाहिर सी तो ज़मीन को गिरवी रखो, पैसा दोगे तो तुम्हारी ज़मीन बची रहेगी, पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारी ज़मीन बेच देंगे, है नहीं है। चलो जी, यहाँ पर हमने बात बताई। अब ये असेट्स कौन कौन से सकते हैं मेरे भाई, बहुत सिंपल है, ज़मीन हो सकता है, लाइव स्टॉक मतलब जीव, जी हाँ वो जीव, जैसे भैंस, बकरी, गाड़ी कह रहा हूँ, घोड़ा, ये सब आपके क्या सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है ना। अब बैंक डिपॉजिट भी इसमें शामिल होते हैं, है ना। चलिए, और उसके बाद जब आपके पास ये सब चीज़ें पूरी आती हैं तो टर्म्स ऑफ जो क्रेडिट्स होती हैं इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, किस इंटरेस्ट पे हम लोग लोन देंगे, साथ से साथ कोलेटरल गिरवी रखा गया, फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी, अंगूठा लगवाया जाएगा, ठीक है। कोई तो तुम्हारी रिकॉर्डिंग भी कर लेगा, तुम टेंशन मत लो, हाँ फिर तुम्हें घर से उठा लेंगे और तुम्हें पेमेंट नहीं करी तो, ठीक है। दीज आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है मेरे भाई। चलो जी, नाउ नेक्स्ट अगला क्या कहता है, लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। अबे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है सर, ये बीज आर द बेसिकली फॉर्मल सेक्टर, इनको हम बोलते हैं बेटा फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर बेसिकली किसके अंदर आती है, गवर्नमेंट के अंदर में आती है, किसके अंदर में आती है बेटा, गवर्नमेंट के अंदर में आती है। ये कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ होती है एक तरह से अगर मान लो, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है सर रजिस्ट्रेशन करवाना। जैसे हमारे इलाके में भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, भगत सिंह मोहल्ला, नहीं फिर वो तो RW है, ठीक है, वो तो आई थिंक रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम क्या होता है सर, इनका बेसिक काम ये होता है कि ये जो बंदे होते हैं सर, मेजर सोर्स ऑफ द चीप क्रेडिट इन रूरल एरिया, ये सबसे मेजर, सबसे बड़ा सोर्स है सस्ता लोन पाने का। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि भाई ये एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम द फार्मर से जो भी वो देंगे, और उसको यूज़ करेंगे किसके रूप में, एक कोलेटरल के रूप में, और जाएंगे बैंक के पास और बैंक को अपने नेक इरादे बताएंगे कि भाई साहब हमारे पास ये ज़मीनें हैं, आप इनको गिरवी रख के कर दें, लोन दे दें। उस लोन को फार्मर्स को भी देते हैं और खुद के लिए यूटिलाइज भी करते हैं। दीज आर कॉल्ड द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसके मेंबर्स क्या करते हैं, लोगों को भी लोन देते हैं। जैसे मान लो बैंक से तो ले लें 6% पे, और लोगों को देते कितने परसेंट पे, 7% पे। लेकिन जो लाला नहीं होता, लाला मालूम है, लाला बिरजू याद करो, मदर इंडिया का बिरजू, जो लाला को पकड़ के बोला था, लाला मेरी माँ के कंगन दे दे। तो माँ ने क्या करा था बचपन में, अपने बच्चों को बचाने के लिए भूख से उन कंगनों को लाला के पास गिरवी रख दिया था कि ले जा लाला, पकड़ खा ले इन कंगनों को, मेरी औलाद से बढ़कर थोड़ी ना। फिर लड़का जो था बिरजू डाकू, बिरजू जो उनका बेटा, किसका, मदर इंडिया का क्या बना, डाकू बन गया। उसने लाला से कंगन छीने और अपनी माँ को लाके गिफ्ट दिए, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा, ठीक है भाई। चलो ना नेक्स्ट, अब आता है टाइप ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। हमारे यहाँ पर 2 तरह का टाइप चलता है, सुन लो बहुत ध्यान से। पहला टाइप मेरे बच्चे, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर, क्या बोलेंगे सर, फॉर्मल सेक्टर बोलेंगे। और दूसरा बच्चे बोलोगे यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल सेक्टर कहेंगे इसको, ठीक है ना। एक फॉर्मल सेक्टर है, एक क्या इनफॉर्मल सेक्टर। अब फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर क्या सर, बेसिकली अगर फॉर्मल सेक्टर की बात करें तो इसको जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है मेरे बच्चे, RBI। कौन रेगुलेट करता है बेटा यहाँ पे, RBI। देखो ये इतनी सारी फालतू की बकवास लिखी हुई है यहाँ पर, ये सब तुम्हारी मन की इच्छा के लिए है, ये सब कुछ तुम्हारी किताब में दे रखा है। लेकिन क्या करें गुरुजी, हम किताब क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास यूट्यूब है। हम क्यों पढ़ें गुरुजी, तुम हमारे पास हो, कैल्विन है, तुम हो ना हमारे लिए मजदूरी करने के लिए, हमने तुम्हें रख रखा मजदूरी के लिए, तो ठीक है हम तुम्हारे लिए मजदूरी करेंगे मेरे भाई। देखो जरा सिंपल सी बात है, RBI इसको रेगुलेट करता है फॉर्मल सेक्टर को। RBI ना एक कॉन्सेप्ट निकाला था बीच में, मैं तुम्हें बहुत प्यारी बात समझाता हूँ। क्या हुआ था, मान लीजिए मिस्टर X है, जी हाँ, और एक है मिस्टर सोनम, मिसेस सोनम, ओ माय गॉड, मजा आएगा, लड़की का नाम लिखते हैं, मजा आएगा। देखो हाँ मुझे मालूम, मिसेस सोनम लिखते हैं, मिसेस सोनम कपूर, ओ माय गॉड गुरुजी, सोनम कपूर है। अब बड़े ध्यान सुनना, मजा आने वाला तुम्हें। अब भाई मिस्टर जो X है सर, ये आते हैं 50,000 रुपये का लोन लेना आता है बैंक के अंदर। मिसेस सोनम कपूर जो है अनिल कपूर की बेटी, लेना आती है 50 लाख का लोन। अब बैंक वाले क्या होते हैं, बड़े बदमाश होते हैं। बैंक वाले क्या कहते हैं, जो मिस्टर X को धक्के कटवाते हैं, चल बचा के यहाँ जा वहाँ जा, फलाना दिमाग का। अब मिसेस सोनम कपूर जब पहुँचती हैं तो भाई इनको चाय वाय पिलाते हैं। तो मिस्टर X कहते हैं, देखा साला, देखा आदमी की ज़िंदगी तो झंड है, कहीं पर भी आदमी को छोड़ा नहीं जाता। तो कहता कैसे, कहते महिला आई, उसको चाय पिलाई, साले को इसी में बैठाया, मुझे देख कहाँ बैठा रखा बाहर। तो एक समझदार बंदा था, ठीक है, जिसका नाम मेरे बच्चे का था अनिल कपूर था, खाली अनिल था, मिस्टर अनिल थे। मिस्टर अनिल आते हैं, कहते हैं मेरे भाई मेरी बात सुन, तेरा लोन कितने का है, 50,000 का, इसका लोन कितने का है, 50 लाख का। कहते ना अगर अमाउंट कम होगा तो ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में कि अमाउंट कम है तो ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा, और अमाउंट अगर ज़्यादा बड़ा है तो ब्याज कम देना पड़ेगा। इसमें यहाँ पर एक रोल निभाया RBI ने। RBI आता है, RBI बोलता है सर मैं हूँ बैंकों का पापा, जो मैं कहूँगा वो तुम्हें सुनना पड़ेगा। RBI ने एक गाइडलाइंस जारी करी, RBI छोड़ लो, मतलब SBI बोल लो, एक SBI भी इसमें शामिल है,
एक बेस रेट जारी करा, उस बेस रेट का नाम क्या दे दिया 9%, क्या दे दिया 9%। मतलब ये हो गया कि गरीब हो चाहे अमीर हो 9% से ना तो नीचे जाएगा लोन का अमाउंट और 12% से ऊपर नहीं जाएगा। इसके अंदर आप लोग क्या करोगे, जहाँ फ्लक्चुएशन करोगे। और बिजनेस ऐसे ही बिजनेस का भी कर दिया उन्होंने कि मान लो 18 से लेके 20% का हो गया या 15 से लेके 20% का हो गया, तो इसके बीच में आपको खेल खेलना है, जैसा आपका ग्राहक आपसे कट जाए, लेकिन हाँ 12 से ऊपर नहीं कूदोगे और 9 से नीचे नहीं जाओगे। ठीक है ना, ठीक है, ध्यान रखना। पर एनम, पर एनम का मतलब क्या होगा, सालाना। पर एनम का मतलब क्या, सालाना। जी हाँ, साल का ना कि महीने का। महीने का अगर 9% होगा ना भाई साहब, जहर खा के मरना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो क्लियर मेरी बात। चलो जी ना, नेक्स्ट अब आगे सुनो। आप देखो उनमें कौन कौन सी बात बताइए सर। बैंकों को उन्होंने बताया कि आपको कुछ मिनिमम कैश अपने पास रखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड SLR और क्या CRR, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया था। ठीक है, टू प्रोवाइड द लोन्स नॉट ओनली टू द प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को नहीं देना, आपको मेरे बच्चों उन गरीब इंसानों को भी देना जो बेचारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो लघु कुटीर उद्योग में काम कर रहे हैं, जो किसानों में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आपको RBI को पीरियडिकली एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी कि आपने इंटरेस्ट के माध्यम से कितना कमाया और इंटरेस्ट के माध्यम से कितना गवाया। साथ साथ आपने लोगों को कितना क्रेडिट दिया है फॉर्मल सेक्टर के थ्रू, सॉरी कल्टीवेशन में, क्रॉप में या बिजनेस में। ठीक है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए नाउ नेक्स्ट। अब और हमने क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करा है, ये तो मेरे बच्चे हमारा क्या होगा, फॉर्मल सेक्टर विच इज मेंटेन बाय द RBI। लेकिन अगर हम बात करें लोन्स प्रोवाइडेड बाय द मनी लेंडर्स, लोन प्रोवाइड द मनी लेंडर, दीज आर कॉल्ड इनफॉर्मल, इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर को बोल रहे हैं, तो इनफॉर्मल सेक्टर में हम बोलते हैं औपचारिक, अनौपचारिक क्षेत्र। इस अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर क्या चिरांद है भाई साहब, बहुत तगड़ी चिरांद है। पूछो क्या कि भैया इसमें लाला, साहूकार, मोटे मोटे बनिए शामिल होते हैं। ठीक है, ये वो लाला होते हैं, ये फिर ये जमींदार होते हैं जो गाँव में होते हैं, जो किसानों का शोषण करते हैं। जी हाँ, उनसे अंगूठे लगवा लेते हैं कोरे कागज पे और वो बेचारे अंगूठे लगा के चले जाते हैं। बाद में उनकी जमीन हड़प लेते हैं, मार पिटाई करते हैं और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। एक मैंने डायलॉग देखा था कि हाँ 500 रुपये दे दूंगा, फिर ब्याज काटूंगा 10%, महीने का 10%, ये कि 10%। जस्ट इमेजिन, बैंक पूरे साल का 10% ले रहा और वो लाला करा रहा महीने का कितना ले रहा है, 10%। जस्ट इमेजिन ब्रो, जस्ट इमेजिन। ठीक है, नहीं है। चलो जाओ अब सुनो। साथ ही साथ सर जी मेरे बच्चे क्या होता है यहाँ पे, बिकॉज द हायर रेट। अच्छा, इसकी खास बात क्या है, RBI के केस में अगर आपको लोन लेना है, ठीक है, मान लीजिए लोन लेना, तो उस केस में क्या होता है मेरे बच्चे, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, लोन फोन फलाना अंड शंड पता नहीं क्या क्या भरना पड़ता है। ITR दिखाओ, ये दिखाओ, बीवी दिखाओ, बच्चा दिखाओ, मकान दिखाओ, दुकान दिखाओ। लेकिन जो लाला होता है वो सिंपल कहता है घर के कागज ला, गरीब का अंगूठा लगा ले जा। अगर मान लो आपकी शादी हो रही है, ठीक है, आपके घर में किसी की शादी है और आपको पैसे की जरूरत है, तो ऐसे केस में फिर बैंक थोड़ी भागोगे, फिर किसके पास जाओगे, हाँ जी हाँ, ये ऐसे बनियों के पास जाओगे, दोस्तों के पास जाओगे, ठीक है, पड़ोसी के पास जाओगे। तो इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल। क्या बोलते हैं बेटा, इनफॉर्मल। क्लियर बात नहीं क्लियर है। अच्छा, यहाँ से मुझे एक बात याद आ गई, मैं बता दूँ आपको, ठीक है, बहुत जानना। एक होता है रेपो रेट, वरना मैं भूल जाऊँगा, फिर मैं रट्टा मार के आता भाई साहब प्रॉपर तरीके से एकदम। एक होता है बेटा रेपो रेट, ठीक है मेरे भाई, और दूसरा मेरे बच्चे बोलो क्या होता है यहाँ पे, रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है बेटा, डेट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। अब गुरुजी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, भाई साहब बेहतरीन चीज़ होती है, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना बाबू। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर सर क्या होता है, RBI लैंडिंग टू द कमर्शियल बैंक। सुन लो, RBI लैंडिंग टू द, जी क्या कहाँ पे, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल क्या है बेटा, बैंक। ठीक है ना, ठीक है, इसका रेट याद कर लेना। ठीक है, वैसे रेट की जरूरत पड़ती नहीं है। और इसमें क्या होता है, रिवर्स रेपो में सर जी कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक में अच्छे क्या करता है, लैंडिंग टू क्या आएगा, RBI, डेट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो। देखो जी, अब मैं आपको चमकाऊंगा। जी हाँ, इसमें मैं आपको बहुत चमकाऊंगा, क्योंकि सर मैंने बचपन से सीखा कि जिसमें तुम चमका सकते हो उसको इतना चमकाओ सामने वाला साला बेहोश हो जाए। चलो जाओ। अब ऐसा क्या चिरांद होती है, ऐसी क्या समस्या होती है कि भाई जो RBI लैंडिंग करा के इसको कमर्शियल बैंक को, लैंडिंग के मतलब उधार दे रहा है। सर मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से। जब कमर्शियल बैंकों के पास, सुनो बहुत ध्यान से, क्या होता है, नहीं कमर्शियल बैंक जो मार्केट में पैसे का फ्लो ज़्यादा होता था, जब कमर्शियल बैंक पागल हो जाता है, सस्ती दरों पर लोन देना चालू कर देता है, टारगेट पूरे करता है ना, मंथ एंड में टारगेट पूरे होते हैं, ईयर एंड में टारगेट पूरे होते हैं, तो उस समय क्या होता है, ये लोग लोन साले बांटते हैं कि जाओ लो लोन लो। क्रेडिट कार्ड वाले देखो पेट्रोल पंप पे खड़े जाओ, क्रेडिट कार्ड वाले खड़े रहता है, हाँ भाई साहब क्रेडिट कार्ड ऐसे खड़े रहता है, क्यों टारगेट पूरा करना था, और किसी भी शर्त पे किसी भी चीज़ पे दे देंगे। पहले तो तुम्हारे से भाई बहुत सारे कागज मांगे, लेकिन जब उन्हें टारगेट पूरा करना था ना, भाई साहब तुम्हारा अच्छा ज्ञान देख के भी तुम्हें दे देंगे कि लाओ, हाँ बंदे के पास कपड़े तो हैं, मतलब भूखा नंगा तो नहीं है, कुछ तो दे देगा पैसे। ये देखो आप लोग,
ये लोगों की मतलब क्या है, नीचता है कि भाई जब आपके पास डॉक्यूमेंट थोड़े कम होते हैं तो आपको लोन नहीं देते, लेकिन जब आपको टारगेट पूरा करना होता है फिर तो भाई साहब आपको ऐसे ही शक्ल देख के भी लोन क्या दे देंगे, लोन दे देंगे। मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं दूंगा उसके यहाँ पे, भाई साहब उस बंदे ने क्रेडिट कार्ड खूब लिए, 3 साल यूज़ किए, 6 साल यूज़ किए। अच्छा, लेकिन क्रेडिट कार्ड वाले बड़े बदमाश होते हैं, जब इनको वसूली के रखा था ना तो भाई साहब ये अपने किसी भी हद तक पहुंचा देंगे, तुम्हारे बीवी बच्चों को परेशान करेंगे, तुम्हारे माँ बाप को परेशान करेंगे, तुमको जलील करेंगे। तुम कहीं गोलगप्पे खा रहे हो तो गोलगप्पे वाले के पास जाके बोल देंगे, क्या कहेंगे कि भाई साहब क्या कर रहे हो, पैसे कब दोगे, ठीक है। अरे यार कमाल है, कैसा एग्जाम्पल आ गया ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल सुनो, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या कहता है गुरु जी, रिवर्स रेप, अब देखो मार्केट में पैसे का फ्लो ज़्यादा हो गया। अब गुरु जी आपने समझाया तो नहीं, आपने बकैती तो पूरी मार दी। नहीं, मैं समझा रहा हूँ भाई, मार्केट में जब पैसे का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, और ये पैसे का फ्लो ज़्यादा कौन करता है, कमर्शियल बैंक इसको देते हैं, जितने भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर होते हैं। तो इस केस में प्रोड्यूसर जब लोन लेने आते हैं कमर्शियल बैंक के पास, अब कमर्शियल बैंक को जो आरबीआई है वो खुद हाई रेट पे दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कमर्शियल बैंक वो भी क्या देगा, आगे हाई रेट पर देगा। जब वो कमर्शियल बैंक हाई रेट पर देगा तो ऑब्वियसली बात है प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा, हाई रेट पर लोन मिलेगा, तो वो क्या करेगा, कम से कम लोन लेने की कोशिश करेगा जितनी उसकी ज़रूरत है। तो इससे क्या होगा, मार्केट में पैसे का फ्लो रुकेगा, डिमांड रुकेगी, सप्लाई भी क्या होगी, रुकेगी। हाँ सर, डिमांड तो रहेगी पर सप्लाई क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और जब सप्लाई रुकेगी तो ऑब्वियसली बात है चीज़ें क्या होंगी, फंसेंगी। उसी प्रकार से कमर्शियल बैंक, अब देखो, अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा बहुत सारा आ गया। अब ये बात पता लग गई आरबीआई को कि भाई कमर्शियल बैंकों की जो रिपोर्ट है आरबीआई के पास जाती है। आरबीआई ने देखा हालांकि कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस बहुत है, इसका मतलब इस बार ये सस्ती दरों पर रेट बांटेगी, सस्ती दरों पे लोगों को लोन देगी। उसने चालाकी खेली, उसने क्या चालाकी खेली भाई साहब, उसने दिमाग चलाया कि क्यों ना मैं इनसे उधार ले लूँ। ये पब्लिक को कितने पे देगी, 8% पे देगी, कोई बात नहीं 8.5 पर मैं ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है। अब तुम सोचो ऐसा क्यों कर रही है, वो ऐसा इसलिए कर रही है कि अगर उसने पब्लिक को 8% पे दे दिया तो पब्लिक की जो पहले जो पब्लिक को 10% पे मिलता था, अब वो लोन कितने में मिलेगा, 8% में मिलेगा। तो पब्लिक की परचेसिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, और जब परचेसिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी तो फिर डिमांड ज़्यादा करेंगे, जब डिमांड ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली बात है मार्केट में क्या होगा, प्राइस इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा तेज होगा। बात समझे हाँ बाबू, बात समझाई। इन दोनों का काम होता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को मेंटेन करना, किसमें, अर्थव्यवस्था अंदर, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट एंड का रिवर्स रेपो रेट। इसको याद रखना मेरे भाई, वरना भूल जाना मत, ठीक है। लाओ नेक्स्ट, अगला हो गया, चलो जी आगे, अबे आ गया, आ लो जी आरबीआई ने, चलो जी अब है मेरे बच्चे, ठीक है। छोटा सा टॉपिक और है हमारा क्या, टाइप ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। अब देखो टाइप ऑफ क्रेडिट इन हमने पढ़ लिया सर, कौन कौन सा, सर फॉर्मल सेक्टर हो गया और इनफॉर्मल क्या होगा, सोर्स हो गया। अब फॉर्मल सोर्स इनफॉर्मल सोर्स अगर हम सोचने जाए ना, और समझने जाए तो हमारे रूरल एरिया, देखो अगर हम बात करें हमारे अर्बन एरिया में, शहरों में तो भैया समस्या नहीं है, बैंक हैंगे बहुत सारे, है ना, और यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर का जो रोल है बहुत कम है। लेकिन अगर हम बात करें रूरल एरिया के अंदर तो वहाँ पे फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल लेवल पर है। कैसे, आ जाओ, क्या कहा, ओनली 50%, सिर्फ और सिर्फ केवल 50% जो है फॉर्मल सेक्टर क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है क्या, लोन्स को, कहाँ पर, रूरल एरिया में। तो बाकी कौन कर रहा है, इनफॉर्मल कर रहा है, यानी कि दोनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, किसमें, लोन को सेपरेट करने में, लोगों उधार देने में, है ना। फॉर्मल सेक्टर हैज टू इंक्रीज द क्रेडिट इन द रूरल एरिया टू रिड्यूस द क्या बेटा, डिपेंडेंस ऑन द क्रेडिट। देखो अगर फॉर्मल सेक्टर ने यार कि आरबीआई ने फिर बैंकों ने अपनी मुहिम को नहीं बढ़ाया, अपनी मुहिम को यानी कि अपने एक्टिविटी को नहीं बढ़ाया कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बैंक को सेटअप्स करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड वो खुद से करे, ना कि जहाँ के किसान जो हैं वो ज़मींदारों के पास, साहूकारों के पास जाएँ। तो इस वजह से अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, वो लोग उस ट्रैप से, और रेट ट्रैप, जी हाँ, डेट स्कूल का रेट ट्रैप से बाहर ही निकल पाएंगे। भाई क्या करेंगे, लोन लेंगे, ब्याज भरेंगे, फिर लोन लेंगे, फिर ब्याज भरेंगे, भैया ब्याज के ऊपर ब्याज चलता रहेगा। और एक दास प्रथा का चलन चल जाता है, क्या कि बंदे जिसका खेत होता है उसी खेत में वो मालिक जो होता है एक मजदूर बन के काम कर रहा होता है आजीवन काल के लिए, ठीक है। चलो जी, द फॉर्मल सेक्टर लोन हैज टू एक्सपेंड एंड इट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरीवन। और फॉर्मल सेक्टर को बढ़ना पड़ेगा और ये सबको इक्वली देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है केवल अमीर वर्ग को दे दो, सिर्फ अमीर लोग लेंगे, किसान लेंगे, ना 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 ना, और लोगों को भी देना पड़ेगा, और लोगों को भी देना पड़ेगा, उनको भी पकड़ाना पड़ेगा, जो छोटे मोटे क्या है, वेंडर्स हैं, पैडलर्स हैं या हॉकर्स हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला क्या है, हाँ जीरो। ये ऐसे सर, ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है बस। अब इसके अंदर सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, सर इसको हम कमेटी बोलेंगे, ठीक, कमेटी बोलेंगे, मैं सर कमेटी का नाम देता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेटी का। क्या, एज द बैंक रिक्वायर क्लियर डॉक्यूमेंटेशन एंड द कोलेटरल। ऑब्वियस सी बात है, तो चिरांत तो फैलती है, बैंकों को क्या चाहिए, बहुत सारी चीज़ चाहिए, पेपर वर्क चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, माँ का नाम लेके आओ, माँ बाप का नाम लेके आओ, आधार कार्ड लाओ, फलाना कार्ड लाओ, पता नहीं ऐसे ऐसे मारते हैं। हमने एक इजाद करा सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, जिसके अंदर क्या होता है 10-15 लोग। जैसे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट, एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा।
मान लीजिए एक कमेटी है, एक कमेटी है, बड़े ध्यान सुनना कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप होते क्या है। एक कमेटी, इस कमेटी के अंदर 10 लोग मेंबर हैं। कितने लोग मेंबर हैं बेटा? 10 लोग। और प्रत्येक बंदे को, ठीक है, कितने देना पड़ता है? 10,000 पर क्या गया मंथ, क्या गया बेटा? पर मंथ। अच्छा, इसको भी कहीं ना कहीं कौन को रेगुलेट करता है? गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, पता है? सरकारी घाटा, जी हाँ, सरकारी घाटा होता है। लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज समझाऊंगा। पर मंथ देना पड़ता है, पर पर्सन क्या देना पड़ता है? पर पर्सन। अब बड़े ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। अब 10 बंदों ने 10,000 रुपये दिए पहले महीने, ठीक है, कितना अमाउंट हो गया? 1 लाख इकट्ठा हो गया। अब कहा गया, बोलो क्या कहा गया? क्या कि हर एक बंदे का नंबर आता है इस कमेटी को उठाने के लिए। एक से कहा गया भाई साहब बताओ, सरकारी घाटा कहता है 2%, कितना मतलब? 2%, यानी कि गुरुजी आप इसको 98,000 पे उठाओगे। मतलब ये कि आप 10 महीने में पूरे कितने रुपए करोगे? 1 लाख पे करोगे, ठीक है, लेकिन मिलेंगे आपको कितना? 98,000 रुपये। तो बाकी गुरुजी 2,000 रुपये क्या जाएंगे? सर ये 2,000 रुपये जो प्रॉफिट ग्रुप में किसको बढ़ जाएगा? बाकी के 9 मेंबर्स में बढ़ जाएगा। तो पहली बार किसी और का नंबर आया। अब अगली बार क्या हुआ? फिर से अगले महीने नेक्स्ट नंबर किसी और का आया। फिर से क्या हुआ? 1 लाख रुपए की बातचीत हुई। अब की बार क्या हुआ? इसमें 2 बंदों में आपस में झड़प हो गई। कहता मैं लूंगा। तो उन्होंने बोला रुक जाओ, लड़ो मत, जो बोलेगा वो ले जाए, जो जितना घाटा झेल सकता है। भैया मिस्टर ए थे, मिस्टर बी थे। मिस्टर ए ने बोला भाई साहब मैं 90,000 रुपये ले लूँगा। मतलब ये है कि भाई कमेटी कितने की बनती है? 1 लाख की बनती है, आप मुझे कितने दो? 90 दो, और 10,000 रुपये आप प्रॉफिट आप खुद बांट लेना। बी कहता है भाई साहब एक काम करो, 80,000 रुपये मुझे दो, 20,000 रुपये तुम बांट लो। अब ए बोलता है यार ज़्यादा घाटा लेना भी सही नहीं है, छोड़ दो। उसने कमेटी किसको दे दी? बी को दे दी। तो अब की बार इस महीने 20,000 रुपये, 20,000 को डिवाइड करो किससे? 9 से डिवाइड करोगे तो मान लो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 यानी कि 2222 रुपये पर बंदा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस केस में कितना था? केवल 222। इसमें कितना आया? 2222। समझे नहीं समझे? देखा? तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप। लेकिन खास बात क्या होती है? इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए होती है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना? तो दैट इज कॉल्ड SGH ग्रुप, ठीक है। देखिए आइए, ये रहा क्या इसके अंदर सर, ये क्या रखा है कि 15 से लेके 20 मेंबर होते हैं। पर्टिकुलरली वुमेन आर फॉर्म टू द पूल देयर का सेविंग्स। जनरली क्या इसमें वुमेन्स भी शामिल होती हैं। अ मेंबर सेविंग में वेरी फ्रॉम द 25 से लेके 100 रुपये की होती है, जी हाँ, और उससे अब भी जा सकती है, हर किसी की एबिलिटी के ऊपर है। अब तो लोग बाग भाई सब 20-20 लाख की कमेटी डालते हैं, 50-50 लाख की कमेटी डालते हैं, जी हाँ, यही तो सीन है उसमें, और क्या सीन है ना? उनने क्या रखा हमारे से? क्या मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन टेक द स्मॉल लोन टू क्या रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, जो SGH ग्रुप है ये आपस में एक दूसरे को लोन बांटते हैं, या फिर बाहर के लोगों को भी लोन देते हैं। हम लोग 10 बंदे मिल गए, हम लोगों ने हर महीने पैसा जोड़ा, हमने हर महीने 1 लाख रुपये जोड़ा, और उस एक महीने से इस 1 लाख रुपये को हमने किसी और को लैंडिंग कर दिया किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। बैंक वाला ले रहा 8%, हमने लिया 6%, ठीक है। या फिर हमने क्या काम करा? हमने अपने ही किसी बंदे को क्या दे दिया? 6% पे दे दिया। अगर ये बंदा, हमारा बंदा बैंक के पास जाएगा तो बैंक कितना मांगेगा? 8, हम उसे कितना देना है? 6%। तो इस केस के अंदर क्या होगा सर? इस केस के अंदर उसे 2% का बेनिफिट मिलेगा उस बंदे को। हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? हमें बैठा 6% मिलेगा, और हमारे बंदे को कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत भी नहीं। पूछो क्यों? नाम ही पहचान है, थोबड़ा ही क्या है? कोलेटरल है। क्लियर होने निकलवा? दैट इज कॉल्ड SGH ग्रुप, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। और ये सब चीज़ें हम लोग किस लिए करते हैं? ताकि मेरे बच्चे बंदे अपनी जो चीज़ों को वही कोलेटरल होने से या फिर गिरवी होने से बचा सके। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए, क्लियर है? चलो जी, तो मेरे बच्चों ये हमारा जो चैप्टर है, ये हमारा जो मतलब के टॉपिक है पूरा दी एंड हो गया, खत्म हो गया। इसके अंदर अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ समस्याएं हैं, तो बेटा वो असर्शन डिवीजन में, MCQ में 2 मार्क 3 मार्क में क्या क्लियर हो जाएंगी। और इससे संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो बेहिचक जाइए महाकाल के नाम पे लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब करो चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर हो तो, यूट्यूब पर नहीं हो तो कोई बात नहीं है, पांडा सर की जय जयकार, इस बार हमारी सरकार, ठीक है। चलो भाई साहब मिलते हैं इसमें नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, सतर्क रहो, सुरक्षित रहो, देखते रहो क्या रहो। कैल्विन, मैं हूँ आपका अपना कुलदीप कुमार, किसमें मिलता हूँ? नेक्स्ट क्लास में। चलिए बाय बाय।